नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन यूपी पर लग गए और यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी दौरे पर हैं। 4 दिन में करीब 12 जिलों का वो दौरा कर रहे हैं, ताबड़तोड़ वो रैलियां कर रहे हैं और इन सब के बीच उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला किया और कहा कि योगी राज में बाहुबली भाग रहे हैं और दिख रहे हैं तो सिर्फ बजरंग बली। और इस तरह से उन लोगों ने अब यूपी को छोड़ना शुरू कर दिया है। जो माफिया है उनके घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह, जो कि चाणक्य बोले जाते हैं, 2017 में उन्होंने बीजेपी का वनवास खत्म किया था, आपको याद होगा। और उन्होंने जो रणनीति बनाई थी, बीजेपी की वापसी हुई और बीजेपी ने इतिहास बनाया और 312 सीट पर जीत दर्ज की थी। एक बार फिर से मिशन यूपी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी रणनीति है कि एक बार फिर से विजय पताका फहराया जाए। और आज अयोध्या दौरे पर वो रहेंगे, भगवान रामलला के दर्शन करेंगे, इसके बाद हनुमानगढ़ी जाएंगे और वहां हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे। मुझे बताइए, जब ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हर जनपद में बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते थे? जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते थे? हमारी बहन बेटियों को परेशान करते थे या नहीं करते थे? जमीन छीन लेते थे या नहीं छीन लेते थे? आज योगी जी के राज में कोई बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता, केवल बजरंग बली दिखाई पड़ता है, बजरंग बली दिखाई पड़ता है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया और कहा कि योगी राज में जो माफिया हैं, जो बाहुबली हैं, वो फरार हो रहे हैं। उनके जो अवैध संपत्ति है उस पर बुलडोजर चल रहा है और सिर्फ बजरंग बली यहां पर नजर आते हैं। तो एक तरीके से उन्होंने एक लकीर साफ कर दी है। विकास के साथ साथ अब हिंदुत्व का कॉकटेल भी रहेगा और अयोध्या दौरे पर आज वो रहेंगे। अयोध्या में भगवान श्री रामलला के दर्शन करेंगे, इसके बाद हनुमानगढ़ी जाएंगे और फिर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और मिशन यूपी पर है वो और पूरी तैयारी उनकी है कि किस तरीके से एक बार फिर से विजय पताका फहराया जाए। 2017 का चुनाव आपको याद होगा, तभी से उनको चाणक्य बोला जाता है। उन्होंने बूथ मैनेजमेंट किया और जिस तरीके से लगातार यूपी दौरे पर है, इसके पहले उन्होंने एक बैठक की थी। बैठक में ये मंत्र दिया था कि अपने सभी बूथ को मजबूत करिए। इसके अलावा जो बीएसपी इस वक्त कमजोर पड़ी है, बीएसपी का वोट बैंक कहीं एसपी में न खिसक जाए, तो उनको बीजेपी के पाले में लाना है। इसके अलावा जो हिंदुत्व का डोज है, लगातार उसकी बात की जा रही है। अयोध्या, काशी के बाद अब मथुरा की बारी आ रही है और उसमें अब बजरंग बली का भी जिक्र अमित शाह ने कर दिया है। तो ये पूरी रणनीति है बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की। अब ये रणनीति कितनी कामयाब इस बार होती है, क्योंकि 2017 में ये रणनीति कामयाब हुई थी। एक बार फिर से वो यूपी दौरे पर है और यूपी में विजय पताका एक बार फिर से वो लहराना चाहते हैं। और हमारे साथ तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनका परिचय आपसे मैं आप कराऊं। हमारे साथ कीर्ति निधि पांडे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, और संजीव कौशिक हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक, और अभिनव पांडे हमारे संवाददाता अयोध्या से हैं। और ये बड़ी खबर है, अभी एक बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके पहले इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई की गई है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के घर पर इनकम टैक्स विभाग का छापे पड़े हैं। मलिक मियां के घर पर भी छापेमारी की जा रही है और डायरेक्टर जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस की छापेमारी है। और कन्नौज में पुष्पराज जैन के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। तो पुष्पराज जैन के घर और दफ्तर पर छापेमारी की जा रही है। 3 टीमें 50 जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। तो जिस तरीके से अभी अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले ये बयान दिया कि भाई उन्होंने, बीजेपी वालों ने गलती से अपने ही पार्टी के आदमी के ऊपर छापेमारी कर दी थी। अब आप देखिए, जो उनके एमएलसी है, उनके घर और ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। तो यूपी की सियासत अब और गर्माती जा रही है। इनकम टैक्स विभाग की रेड पड़ रही है, इसके अलावा जीएसटी इंटेलिजेंस की रेड पड़ रही है। कन्नौज के साथ साथ अलग अलग ठिकानों पर मुंबई में भी छापेमारी की जा रही है।
कन्नौज से लेकर मुंबई तक ये छापेमारी की जा रही है और कन्नौज में समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं पुष्पराज जैन, उनके घर और अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। तो अब देखिए ये मामला काफी गर्माता जा रहा है, क्योंकि इसके पहले जो पीयूष जैन के कन्नौज और कानपुर आवास पर ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, यहाँ पर भारी संख्या में कैश बरामद किया गया था। उसको लेकर लगातार राजनीति हो रही है कि भाई आखिर ये किसका है। और अब तो समाजवादी पार्टी के एमएलसी भी इनकम टैक्स विभाग के रडार पर आ गए हैं। अमित शाह यूपी दौरे पर हैं। आज अयोध्या में उनका कार्यक्रम है, संत कबीर नगर, इसके बाद बरेली और मिशन यूपी पे हैं। और मिशन यूपी में 2017 में जिस तरीके से उन्होंने फतह की थी, इस बार फिर से उसी रणनीति पर है। इस बार जो उनकी रणनीति है, इस बार उसमें कई फेरबदल किया गया था। पिछली बार 2017 में आपको याद होगा किस तरीके से उन्होंने ओबीसी और दलित वोट बैंक में सेंध लगाई थी। इस बार जो उनकी रणनीति है कि दलितों में सेंध लगाई जाए, क्योंकि बीएसपी कमजोर है तो उसका वोट बैंक एसपी में शिफ्ट हो, उसमें किस तरीके से उसको बीजेपी के पाले में लाया जाए। इसके अलावा जो उनका धर्म का कॉकटेल है, काशी अयोध्या के बाद मथुरा की बारी, और अब जो बाहुबली वर्सेज बजरंग बली उन्होंने किया कि बाहुबली अब यूपी छोड़ के जा रहे हैं और बजरंग बली का नाम अब लिया जा रहा है। तो ऐसे में उसका कितना असर पड़ेगा, उसी का आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय हमने आपसे कराया। कीर्तिनिधि पांडे हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, और हमारे साथ अभिनव पांडे हमारे संवाददाता अयोध्या से जुड़ रहे हैं, और संजीव कौशिक जी हैं हमारे साथ राजनीतिक समीक्षक। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभिनव आपके पास आएंगे। अयोध्या दौरे पर आज अमित शाह हैं और आप देखिए भगवान श्री राम के आशीर्वाद से बीजेपी ने अपने अभियान की शुरुआत की थी। 2017 में बड़ी कामयाबी मिली है और अब तो अयोध्या में मंदिर भी बन रहा है। इसको लेकर बीजेपी काफी जोर शोर से ये प्रचार प्रसार कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नींव रखी थी, जो हमने प्रॉमिस किया था वो हमने पूरा किया था। तो यानी अब क्या माना जाए कि अमित शाह जब मथुरा की बात भी करेंगे यहाँ पर, या अभी सिर्फ वो बजरंग बली की बात करेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की आज जन विश्वास रैली अयोध्या में है, जहां पर कि सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, उसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे और उसके बाद ये जीआईसी इंटर कॉलेज है जहां पर कि एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं कि पहले भी अमित शाह जो है इसके पहले हरदोई में, इसके अलावा मुरादाबाद में कल थे, तमाम जगहों पर वो रैलियां करते जा रहे हैं और विपक्ष को निशाना साध रहे हैं। पहले मैं सबसे पहले वो व्यू दिखाऊंगा कि कहां पर अमित शाह को यहाँ पर आना है। आप देख सकते हैं कि ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पर जो है अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे। 10:10 का कार्यक्रम है उनका कि 10:10 पे वो हनुमानगढ़ी जाएंगे, उसके बाद वहां से फिर रामलला के दर्शन करेंगे और रामलला के दर्शन करने के बाद जो है वो इसी जनसभा पे संबोधित करेंगे। हमारे साथ इस समय युवा मोर्चा के प्रदेश जो जिला अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं। कितना जन विश्वास आप लोग जीत पाएंगे? इस बार हमें पूर्ण विश्वास है कि हम अपने लक्ष्य को 350 के पार ले जाएंगे। माननीय अमित शाह जी के और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में युवा जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण समर्थन के साथ लगा हुआ है। लेकिन मैं आ रहा था अयोध्या, जब मैं एंटर कर रहा था लखनऊ से, कुछ बदला सा दिखाई नहीं पड़ा जी, कुछ बदला हुआ दिखाई नहीं पड़ा। युवाओं यहाँ पर जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं अयोध्या के विकास के लिए चलाई गई हैं, जिसमें आपकी 4 लेन, राम वन गमन मार्ग, यहाँ पर राष्ट्रीय हवाई अड्डा और यहाँ पर सड़कों का चौड़ीकरण, नालियों का सुदृढ़ीकरण, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो राम मंदिर के साथ साथ इस अयोध्या को नए आयाम पे विकसित करेंगे। देखिए, मैं बता दूं कि कुछ लोग और हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अयोध्या में कितना सीटें यहाँ पर आ पाएगी और कितना जन विश्वास आप लोग जीत पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी अयोध्या जिले में 100% सीटें जीतेंगी। जिस ढंग से अयोध्या का विकास माननीय योगी जी के नेतृत्व में किया है। अभिनव, जरा इनसे ये भी पूछिए कि पिछली बार अयोध्या की 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा था, इस बार अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी की तमाम दिग्गज मिशन यूपी पे है, तो क्या लगता है कि ये इतिहास दोहरा पाएंगे? क्या रहेगा इस बार, क्या आकलन कर रहा लोगों का?
देखिए बिल्कुल मैं बता दूं कि पिछली बार यहाँ पर 5 सीटें विधानसभा की जीता गया था। इस बार आप रामलला का मंदिर भी बनवा रहे हैं, अमित शाह भी यहाँ रैली कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रैली कर रहे हैं, यहाँ पर जो है दीपोत्सव भी मनाया जा रहा है। क्या ये इतिहास दोबारा दोहरा पाएगी भारतीय जनता पार्टी? जी जी, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण विश्वास है अपने कार्य पर कि यह इतिहास दोबारा दोहराएगी और अयोध्या जिले की सभी सीटों को पुनः जीता जाएगा। इसी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में 350 पार करेंगे हम लोग। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की 5 सीट जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोग 3.5 के ऊपर पूरे प्रदेश में ले जाएंगे सीटें। अंजनी में बता दूं कि यहाँ पर जो सीटें हैं, यहाँ पर लोगों से जब प्रतिक्रिया ली गई या लोगों का कहना है कि रामलला का जो मंदिर था वो सबसे बड़ा इशू था जो कि अयोध्या को लेकर था, और उस अयोध्या में रामलला का मंदिर फिर से स्थापित हो रहा है। हाँ। निश्चित तौर पर यहीं से शुरुआत की गई थी भारतीय जनता पार्टी के उदय की। एक तरह से देखा जाए 1992 में जब यहाँ पर राम मंदिर आंदोलन पीक पर था, वहीं से राम मंदिर का यहाँ पर पूजन हुआ था। ऐसी सूरत में आज चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जब यहाँ पर रहेंगे तो निश्चित तौर पे राम की भी बात करेंगे, हनुमान की भी बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी को भी घेरने की कोशिश करेंगे और समाजवादी पार्टी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की वो तारीफ भी करेंगे क्योंकि उनको बुलडोजर जिस तरह से माफियाओं पर उन्होंने लगाम लगाई है, माफियाओं की नकेल करी है। और जाहिर सी बात है कि पूर्वांचल 164 सीटों का है। चलिए अभिनव आपके पास आएंगे, अभिनव आपके पास आएंगे। बाकी जो हमारे साथ मेहमान जुड़े उनका भी परिचय करवा दें। हमारे साथ सूर्य प्रकाश मैथिल जी भी जुड़े हैं, समीक्षक, राजनीतिक समीक्षक। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आप ही के पास सबसे पहले आएंगे सूर्य प्रकाश जी। अब आप देखिए 2017 से पहले एक सवाल पूछा जाता था कि भाई मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम जो है हमारे प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन कर दिया है, भव्य मंदिर बन रहा है, अमित शाह वहां पहुंच गए हैं और बाहुबली और बजरंगबली की बात कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि इस बार मुख्यमंत्री योगी की जो एक सख्त इमेज है कि वो बाहुबलियों पर हमला करते हैं, उन पर बुलडोजर चलवाते हैं और साथ साथ भगवान राम और बजरंगबली के सहारे वो इस बैतरणी को पार करेंगे? धन्यवाद अंजनी जी। जी, सबसे पहले तो आप सभी को, आपके दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। देखिए अंजनी जी, आपके नाम में भी अंजनी सुख का नाम आ रहा है तो भारत की आत्मा में भगवान बजरंगबली हैं। और हनुमान चालीसा की वो एक चौपाई मुझे याद आ रही है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, और संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो आप देखिए कि 2017 से पहले जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर हर तरफ अराजकता थी, हर तरफ बलात्कार, लूट, फिरौती, किडनैपिंग और जिस प्रकार से गुंडाई होती थी, हर जगह केवल और केवल ऊध प्रदेश था, बीमारू प्रदेश बन गया था उत्तर प्रदेश, पलायन होता था, धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट उत्तर प्रदेश में चलता था। अब जो है वहां पर कानून का राज कायम है, राम राज कायम है, हर गरीब को उसका हक मिल रहा है। चाहे वो 4.5 लाख नौकरियां क्यों ना हो, चाहे वो अच्छी सड़कें क्यों ना हो, चाहे वो रुके हुए कार्य ही क्यों ना हो, चाहे वो नया इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्यों ना हो, और चाहे वो आर्थिक रूप से समृद्ध उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो। तो जैसे ही उत्तर प्रदेश ने भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी का जाप किया, उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ गया। लेकिन तो लेकिन सूर्य प्रकाश जी आप अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो कुछ और भी कह रहे हैं। वो थोड़ा से आपके जो दावे हैं उससे अलग है। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो थोड़ा सा अलग है। वो फिर कैसे आप रामराज करेंगे? जी जी अंजनी जी, मैं इसका उत्तर देता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से उत्तर देता हूँ। आप याद कीजिए थोड़ा सा। आप भी एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने भी ग्राउंड में रिपोर्टिंग की होगी। 2017 से पहले यदि आप खुद भी पत्रकार ना बनकर केवल एक आम नागरिक बनकर थाने में जाते थे, उत्तर प्रदेश के किसी भी थाने में, तो वहां पर आपको एफआईआर रजिस्टर्ड कराने के लिए घूस देनी पड़ती थी, अपनी कोई ना कोई राजनीतिक रसूख निकालना पड़ता था। यदि आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं तो आप झूठा रजिस्टर्ड केस किसी भी करा सकते हैं। लेकिन जैसे ही 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां आई, भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्तों की सरकार वहां आई, उसके बाद वहां पर हर गरीब व्यक्ति को ये पूरी तरह से अधिकार है कि वो थाने में जाएगा, अगर पुलिस की कंप्लेंट करेगा तो उसकी पुलिस कंप्लेंट उसी समय तत्काल लिखी जाएगी। यही कारण रहा। लेकिन फिर भी मैं आपको जिम्मेदारी से बात बता देता हूं। आप 2012 से 2017 के आंकड़े उठा के देख लीजिए और 2017 से 2019, 20, 21 के आंकड़े उठा के देख लीजिए। प्रदेश के अंदर
30% से कम अपराध इस समय में रजिस्टर्ड हो रहे हैं। क्यों? उसका कारण जो है, जमीनी बात बता रहा हूं, जिस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा पर माननीय योगी जी की सरकार ने काम किया, जिस प्रकार से माफियाओं की जो उनके ऊपर हमला करने का काम प्रदेश की सरकार ने किया, और जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर 1800 से ज्यादा करोड़ रुपए की संपत्ति बुलडोजर से खत्म कर दी और बड़े बाहुबली से उसको संविदोष कर दिया गया। ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में बजरंग बली का राज है। ठीक है, कोई बाहुबली सर नहीं उठा सकता। ठीक है कीर्ति निधि जी, अब देखिए अमित शाह भी यही बात कर रहे हैं कि अब यहाँ बजरंग बली की बात होती है, जो बाहुबली हैं वो भाग रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। तो क्या लगता है कि ये जो रणनीति है कि जो बाहुबलियों पर कार्रवाई किया जाए, इसके बाद बजरंगबली का भी नाम लिया जाए, इसका असर बीजेपी को चुनाव में फायदा मिलेगा? आपकी क्या जी अंजनी जी, हाँ थोड़ा वक्त दीजिएगा, मैं पूरी बात डिटेल से बताता हूँ। जी बताइए। अमित शाह जी इस रणनीति के माहिर हैं कि लगातार वो चुनाव की दिशा बदलने का प्रयास करते हैं। अमित शाह जी मूल मुद्दों से चुनाव को भटकाना चाहते हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार किसान के सवाल को लेकर के, नौजवान अपने सवाल को लेकर के, व्यापारी अपने सवाल को लेकर के मतदान करने के लिए तैयार है। अब जहां तक बाहुबली का सवाल है, अंजनी जी, कार्रवाई हो रही है, बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ये अच्छा है। लेकिन एक मेरे पास सूची है अपराधियों की। अच्छा, अगर आपके पास वक्त हो, कलम हो, तो कोई नोट भी कर सकता है। और ये सवाल मैंने नहीं खड़ा किया, ये सवाल सुल्तानपुर के लंबुआ के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इन अपराधियों का नाम भेज करके पूछा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई कब हो। और ये लोग, मैं आपको कहिएगा तो 2 मिनट का वक्त दीजिए। ये कुलदीप सिंह सेंगर हैं, इनके ऊपर 28 मुकदमे हैं। ये ब्रजेश सिंह जी बनारस के हैं, इनके ऊपर 106 मुकदमे हैं। धनंजय सिंह जी जौनपुर के हैं, इनके खिलाफ 46 मुकदमे हैं। राजा भैया के ऊपर 31 मुकदमे हैं। डॉक्टर उदय भान सिंह भदोई के हैं, 83 मुकदमे हैं। अशोक चंदेल हमीरपुर के हैं, 37 मुकदमे हैं। विनीत सिंह चंदौली के 34 मुकदमे, ब्रिजभूषण सिंह गोंडा के 84 मुकदमे, चुलबुल सिंह बनारस के 53 मुकदमे, सोनू सिंह सुल्तानपुर के 57 मुकदमे, सुल्तानपुर के ही मोनू सिंह 48 मुकदमे, अजय सिंह सिपाही मिर्जापुर 81 मुकदमे, पिंटू सिंह बस्ती 23 मुकदमे। चलिए, अच्छा ये आप जो नाम गिनवा रहे हैं, ठीक है, ये सवाल उठ रहा है। नहीं, सूर्य प्रकाश ये नाम उठ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कीर्ति निधि जी, हाँ कीर्ति निधि जी, नहीं कीर्ति निधि जी, ये जो आपने नाम गिनवाया, ठीक है, नहीं सूर्य प्रकाश जी आ रहा हूँ। सूर्य प्रकाश जी देखिए, विपक्ष है वो आईना दिखाएगा, मैं सवाल करूंगा। सूर्य प्रकाश जी विपक्ष जो है वो आईना दिखाएगा। कीर्ति जी, अब मेरा सवाल ये भी है, ठीक है, आपने नाम गिनवाए, बहुत अच्छा किया, आपने तमाम लोगों के नाम गिनवाए। आ रहा हूँ सूर्य प्रकाश जी मैं आ रहा हूँ। अब कीर्ति जी आप सवाल लीजिए, आपने बहुत सही सबका नाम लगाया, ठीक है। दूसरी बात, हाँ, भारत सरकार के गृह मंत्री को अपने गृह राज्य मंत्री का अपराध नहीं दिखता, जो बाप बेटे मिलकर के साजिश करके किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, वो अपराध। अरे देखिए कीर्ति जी, जो आपने नाम गिनवाए हैं, जो आपने नाम गिनवाए, बहुत अच्छा किया, सबका नाम गिनवा दिया। अब आप आइए चर्चा करते हैं। अरे सूर्य प्रकाश जी लाइए दो लोगों को, एसआईटी की रिपोर्ट जमा की है, ये बताता है कि मामले में यूपी नंबर 1, किसी बाहुबली का के मामले में यूपी नंबर 1, महिला उत्पीड़न के मामले में यूपी नंबर। ठीक है, अब सूर्य प्रकाश जी एक बार मेरा सवाल अब कीर्ति वर्धन जी से, कीर्ति निधि जी से है।
सूर्य प्रकाश जी, कीर्ति जी से मेरा सवाल है। एक मिनट जी, एक मिनट सूर्य प्रकाश जी, अब कीर्ति जी आपसे सवाल ये रहेगा, ठीक है। आपने तमाम लोगों के नाम गिनवाया कि इनके ऊपर ये मामले हैं, ठीक है। सूर्य प्रकाश जी, अब मेरा सवाल ले लीजिए कीर्ति जी। अरे राष्ट्र की बात करेगा, ठीक है, राष्ट्र की बात आप करिए, आप सारी बात करिए। अरे लेकिन सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए सूर्य प्रकाश जी, सवाल सुन लीजिए, ठीक है। चलिए कीर्ति जी आ रहे हैं, सवाल आपसे है। कीर्ति जी आप तो भाषण वाले मूड में आ गए। कीर्ति जी सवाल ले लीजिए। कीर्ति जी, युवा को नौकरी दे दी, याद करना इस चीज को। कीर्ति जी मेरा सवाल आपसे है। कीर्ति जी मेरा सवाल है। अरे कीर्ति जी मेरा सवाल ले लीजिए, उनका जवाब आप दीजिएगा। पहले मेरा सवाल ले लीजिए आप। मेरा सवाल ये है, आपने अच्छा किया, तमाम लोगों के नाम गिनवा दिए। अब जिन लोगों पे बुलडोजर चले हैं, अतीक अहमद का नाम उसमें आ रहा है। अतीक अहमद इलाहाबाद का सिविल लाइंस इलाका, जो सबसे पॉश इलाका है, मैक्सिमम जमीनों पर उन्होंने कब्जा कर रखा था। अभी जिन जमीन पर मुख्यमंत्री योगी ने भूमि पूजन किया, उस पर भी उन्होंने कब्जा कर रखा था। और जिन इन लोगों का नाम आपने गिनवाया है, अब आप बताइए कितनी ऐसी सरकारी संपत्ति पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, कितना इस तरीके से कब्जा कर रखा है, गिनवाइए आप। अंजनी जी, हाँ, मैंने कहा कि अतीक और मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई किया, सरकार ने बेहतर किया। मैंने कहा क्या गलत किया? नहीं, मैं तो कह रहा हूं बेहतर नहीं, आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, देखिए ऐसे देखिए, राजनीति में 80% लोगों के खिलाफ कुछ न कुछ FIR दर्ज है। 80% लोग उनके ऊपर FIR दर्ज है। क्या उनके ऊपर? हाँ, ये गुंडाई के मुकदमे नहीं है क्या उनके ऊपर? हाँ, ठीक है। क्या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस नहीं लिए? क्या डिप्टी सीएम? अरे कीर्ति जी जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं ना, कीर्ति जी जिनका आप नाम ले रहे हैं, राजा भैया धनंजय सिंह को आप याद है ना, मायावती के राज में इन लोगों के ऊपर किस तरीके से छापेमारी की जा रही थी, बचाया किसने था? किसने किया था? मुलायम सिंह यादव ने बचाया था इन लोगों को। मुलायम सिंह यादव ने बचाया था। कीर्ति जी किसने बचाया था? किसने बचाया था? मुलायम सिंह यादव ने, राजा भैया धनंजय सिंह, जिन लोगों का नाम आपने दिया है, राजा भैया मुलायम सिंह ने बचाया था ना। अरे सत्यप्रकाश जी एक करके, सूर्य प्रकाश जी मैं सवाल कर रहा हूं ना, मैं सवाल कर रहा हूं। कीर्ति जी, राजा भैया, मैं पूछ रहा हूं, मेरा काम मुझे आता है सर। अरे मुझे मेरा काम आता है, अरे मैं सवाल पूछ रहा हूं। सूर्य प्रकाश जी आप ऐसे वन में बोलेंगे, आप वन में मत बोलिए, मैं सवाल पूछता हूं ना, मुझे सवाल पूछने आता है, मैं सवाल पूछ रहा हूं ना। कीर्ति जी राजा भैया धनंजय सिंह, जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं ना, ओनू मोनू सोनू, जिनका नाम आपने लिया, सबको समाजवादी पार्टी ने परिषद दिया था, और आज आप इन लोगों की लिस्ट में नाम गिनवा रहे हैं। मैं तो किसने दिया था? कह रहा हूं कि हाँ, मैं सवाल मैंने नहीं खड़ा किया। नहीं, आप जिन लोगों का नाम दे रहे हैं, इन लोगों को परिषद किसने दिया था? अरे अंजनी जी सुनिए तो। हाँ, आप बोलिए। ये सवाल सुल्तानपुर से लंबुआ के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है देवमणि उपाध्याय, उन्होंने मुख्यमंत्री को, ठीक है, उनके पार्टी में लोकतंत्र है, वो सवाल कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे था, जिन माफियाओं का नाम आप ले रहे हैं, उनको परिषद किसने दिया था? क्या गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपराध नहीं किया? हाँ, क्या पंचायत वो कहाँ है? अभी वो कहाँ है? अरे सूर्य प्रकाश जी मैं सवाल कर रहा हूँ ना, अभी वो कहाँ है? उसके पिता मंत्री हैं। हाँ, उसके पिता, अगर बेटा कोई गुनाह करेगा सजा बाप को मिलेगी। अरे सर अंजनी जी, अगर किसी का बेटा कत्ल कर देता, उसके घर बुलडोजर चल रहा है, तो अंजनी उनके घर, टेनी मिश्रा के घर क्यों नहीं चलेगा? दर्द सिर्फ किसानों के हत्यारों के। ठीक है, संजीव कौशिक जी हमारे साथ है इस डिबेट में, ठीक है, दूसरे मेहमान को शामिल करते हैं। संजीव कौशिक जी हमारे साथ है, ठीक है, आप लोगों ने अपनी बात रख दी, ठीक है। संजीव जी आपके पास आते हैं, ठीक है, हो गया सूर्य प्रकाश जी। संजीव जी भी हमारे साथ है डिबेट में। संजीव जी देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से वो बात कही है कि बाहुबली जो फरार हो रहे हैं, यहाँ बजरंग बली का नाम लिया जा रहा है, भगवान प्रभु श्री राम का नाम लिया जा रहा है, तो भी ये माना जाए
कि इस बार का जो प्रमुख मुद्दा होगा, जो प्रमुख एजेंडा जिसको सेट किया गृह मंत्री अमित शाह ने, कि जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इसके बाद काशी, अयोध्या और मथुरा की बात की जा रही। अब ये एक नया मुद्दा अमित शाह बना रहे हैं कि इस मुद्दे पे 2022 का चुनाव लड़ेंगे। देखिए अंजलि, बात सिर्फ इतनी सी है कि भारतीय जनता पार्टी की शुरुआती नीति को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि चाहे वो आपराधिक सुचिता की बात हो या आर्थिक सुचिता की बात हो, लगातार इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी मुखर रही है। हाँ। और इसी मुखरता का परिणाम रहा है कि 2014 में भी और 19 में भी भारतीय जनता पार्टी को अपार बहुमत मिला। हाँ। लेकिन कथनी और करनी में अंतर तब नजर आता है जब कल देश के गृह मंत्री जिस जगह से खड़ा होकर भाषण देने वाले होते हैं, उसके 3 किलोमीटर के अंदर में एक व्यापारी संदीप खरेजा की 3 घंटे पहले अपहरण कर ली जाती है। 650 पुलिस उपलब्ध होते हैं, 1 किलोमीटर के अंदर में वहां पे बगल में थाना उपलब्ध होता है और उसके बावजूद उसका अपहरण कर दिया जाता है। और उसके बावजूद देश के गृह मंत्री मंच से खड़ा होकर कहते हैं कि यहाँ राम राज्य आ गया है और यहाँ बजरंग बली शासन कर रहे हैं। प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है या संशय तब पैदा होता है जब एडीआर की रिपोर्ट पिछले 1 महीने पहले बताता है। आऊंगा आपके पास जी। एडीआर की रिपोर्ट पिछले महीने जो जारी हुई है उसमें यह बताया गया है कि 77 से ज्यादा गंभीर मामले में भारतीय जनता पार्टी के सदन में बैठे हुए वो विधायक लोग हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करती। ठीक है, 2-3 जो कार्रवाई हो रही है, निश्चित तौर पे जो बाहुबली है मुख्तार अंसारी हुए हैं। ठीक है, अयोध्या में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और प्रभु श्री राम और बजरंग बली का वो आशीर्वाद लेंगे। और अब इन्होंने एक बार फिर से एक नारा दे दिया है कि अब यूपी में बाहुबली भाग रहे हैं, बजरंग बली का दौर चल रहा है, बजरंग बली को लोग याद कर रहे हैं। अब सवाल ये कि प्रभु श्री राम और बजरंग बली के आशीर्वाद से क्या बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी, इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। मामला थोड़ा काफी गर्मा गर्म बहस भी हुई, चूंकि मामला पहुंच गया था कि अब जो माफिया है उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। अमित शाह लगातार कर रहे हैं कि जो माफिया है उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि तमाम और भी ऐसे नेता हैं जिनकी एक लिस्ट अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बताई, लेकिन जिन लोगों पे कार्रवाई हुई है उन्होंने इलीगल तरीके से संपत्तियां अर्जित कर रखी थी, उनके ऊपर बुलडोजर चला है। अभिनव, जिस तरीके से अभी आप देखिए लगातार एक बड़ा मुद्दा ये बन रहा है कि बाहुबलियों पर कार्रवाई हो रही है, बाहुबली यूपी छोड़ के भाग रहे हैं या फिर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अब विपक्ष कह रहा है कि भाई सिर्फ यही बाहुबली तो नहीं है, और भी बाहुबली हैं, और जिन जिन लोगों का नाम गिनवाया है कीर्ति जी ने, उनमें से मैंने भी कई लोगों को काउंटर किया कि भाई इन लोगों को संरक्षण किसने दिया था, समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो क्या माना जाए कि अब ये जो बाहुबली जो यूपी छोड़ने की बात गृह मंत्री कर रहे हैं और बजरंग बली का आशीर्वाद वो ले रहे हैं, तो क्या बजरंग बली का आशीर्वाद मिलेगा और ऐसे ही बाहुबलियों के ऊपर जो कार्रवाई की गई है वो एक बड़ा मुद्दा बनेगा? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि सबसे पहली बात यह है कि अयोध्या में अमित शाह का आने का एक मतलब इस बात को लेकर है क्योंकि यहाँ से पूर्वांचल का पूरा अगर आप देखिए तो पूर्वांचल का जो गढ़ है उत्तर प्रदेश में, और पूर्वांचल बाहुबलियों के लिए ही जाना जाता था। हाँ। सबसे बड़ी बात है कि आज आपके बगल में ही अगर आप देखिए तो हरिशंकर तिवारी जो कि भारतीय जनता पार्टी में भी सरकार में रहे हैं, कल्याण सिंह की सरकार में रहे, इसके अलावा जो है अन्य सरकारों में भी रहे। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो चाहे वो बगल का चाहे गाजीपुर का एरिया हो या बिहार से लगे हुए जो भी बलिया के एरिया हो, वहां पर अगर आप देखिए तो तमाम ऐसे बाहुबलियों का एक राज्य रहा है। अमित शाह ने जिस तरह से कल कहा, और सबसे बड़ी बात है वो कहे कि अब बजरंग बली और बाहुबली की जो डेफिनेशन जो है उन्होंने जो क्लैरिफाई करी है और कहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में जो बाहुबली हैं वो अब भाग रहे हैं, वह तो बुलडोजर चल रहे हैं या तो वो जेलों के सलाखों में है, और वो मांग कर रहे हैं, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी तरह से फिर से वापस अगर योगी आदित्यनाथ की अगर सरकार बन जाती है तो फिर उनका क्या होगा। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो जो भयमुक्त समाज का जो भयमुक्त अगर वातावरण है वो उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं दिखाई पड़ा। लेकिन हाँ, ये भी कहना जो कीर्ति जी ने सही ने कहा है कि बाकी जो बाहुबली हैं निश्चित तौर पर उन पर भी सवाल खड़े होते हैं। हाँ। क्योंकि अगर आप देखिए तो चाहे धनंजय सिंह हो गए जो कि अभी भी जेल में उनको गिरफ्तार के वारंट है, गिरफ्तारी वारंट है। हाँ। लेकिन वो शादियों में शादियां अटेंड कर रहे हैं। हाँ। बाकायदे फुटेज दिखाई पड़ती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस को धनंजय जी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन वो शादियों में हर जगह जा रहे हैं, हर जगह अपनी बारात लोगों के अटेंड कर रहे हैं। उसके अलावा चाहे देखिए अभय सिंह की बात कर लीजिए, पूर्वांचल में अगर आप देखिए तो नामी चेहरा ब्रिजेश सिंह है, किसी से छुपा नहीं है कि ब्रिजेश सिंह का जो आतंक था, हाँ। जो पूर्वांचल में आतंक है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आतंक है। लेकिन एक भी छोटी सी भी शायद ऐसा नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि अभी भी उनके किसी भी
एक छोटे से घर पर भी बुलडोजर चला जाए, जबकि पूर्वांचल में अगर आप वाराणसी में चले जाइए तो ब्रिजेश सिंह का बहुत बड़ा आतंक था और बहुत बड़ा साम्राज्य है, जहां पर की अनैतिक तरीके से उन्होंने घर और जमीनें कब्जा कर रखी है। हाँ। लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी तक जो है, ये पॉइंट है आदित्यनाथ का बुलडोजर उधर नहीं किया। आपका पॉइंट है, कहीं ना कहीं जो पश्चाताप, कहीं ना कहीं जो है, जो अगर आप देखिए विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है, उस विपक्ष के सवाल में भी कहीं कोई ना कोई जो है ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा चुनाव, ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा अभिनव, क्योंकि अगर अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी अगर ये सवाल उठाएंगे कि बाहुबलियों पे कार्रवाई की गई है, बुलडोजर चलाए गए हैं, तो विपक्ष लगातार वो लिस्ट गिना रहा है कि भाई इन लोगों पे कब बुलडोजर कब चलेगा। अब ऐसे में सूर्य प्रकाश जी आपके पास आएंगे। भाई देखिए, बाहुबली तो बाहुबली, माफिया तो माफिया होता है, तो ऐसे में चुनिंदा लोगों पे ही कार्रवाई हो रही है, विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा। आप भले ही बजरंगबली का आशीर्वाद लीजिए, लेकिन चुनिंदा बाहुबलियों पे कार्रवाई करेंगे तो ये मुद्दा 2022 में बनेगा। अंजनी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी जिस प्रकार से कौशिक जी ने बताया कि एक कोई किडनैपिंग हुई, तो मैं इनको एक बहुत ही जिम्मेदारी से एक बात बता देता हूं कि किसी अपराध के होने के बाद जो प्रशासन की चाक चौबंदी होती है, उसको प्रशासन की विशेषता कहा जाता है। आप इस बात को समझ लीजिए। 2012 से 2017 या उससे पहले जितनी भी पूर्ववर्ती सरकारें रही थी, तब कोई अपराध हो जाता था, उसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं थी। लेकिन जो अभी आपने इंसिडेंट बताया, उसके बाद जो वहां का थाना अध्यक्ष है, वो उसी जो इन्वेस्टिगेशन है, विवेचना है, उसमें लगा हुआ है और उस अपराध को किसने किया है उसके पीछे पड़ी हुई है पुलिस। तो इसे कहते हैं चाक चौबंदी। अभी जब आप लोग इतनी सारी बातें उठा रहे थे, तो मेरे पास में कुछ आंकड़े हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सिर्फ 120 सेकंड जी पार्ट क्या लिया ये तो बता दीजिए। देखिए 2016 के सापेक्ष में इस समय में 2020 जिस प्रकार से सुन लीजिए ना भाई, हमने संजीव जी इनको सुन लीजिए, इसके बाद हो गए बताइए तो सही। आपको देखिए अभी जो एनसीआरबी के आंकड़े बोले थे, उन एनसीआरबी के आंकड़े कीर्ति जी आपने कुछ आंकड़े दिए थे, वो भी देना चाह रहे थे, इसके बाद में आ रहा हूँ। कम हुई है, नोट कर लीजिए आप भी। 25% कम हुए हैं, बलवा 33% से ज्यादा कम हो गया, रोड होल्ड अप 100% कम हो गया, अपहरण में 35% की कमी आई है, दहेज मृत्यु में 20% की कमी आई है और बलात्कार में 70% की कमी आई है। ये 2016 के सापेक्ष में 2020 के एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। और दूसरी बात, अभी जो बाहुबलियों की बात की जा रही थी, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं बाहुबलियों के बारे में। 150 से ज्यादा अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं। उत्तर प्रदेश में 630 लोगों के ऊपर रासुका लगाई गई है। उसके अलावा 3427 अपराधियों को गैंग से अच्छा, जिन लोगों का नाम अभी कीर्ति जी ने गिनवाया है, जिन लोगों का नाम अभी कीर्ति जी ने गिनवाया है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई सर? जिन लोगों की आप बात बोल रहे हैं, क्या कार्रवाई हुई है? बहुत ही जिम्मेदारी से बात बता देता हूँ। जितने भी केसेस हैं वो सब न्यायालय में विचाराधीन है। धनंजय सिंह जिनकी बात कीर्ति जी कर रहे हैं ना, वो फरार हैं, वो फरार हैं और अभी शादी में घूम रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, वो बिरयानी खा रहे हैं। हाँ, ये सब पुराने केसेस हैं। नहीं, अभी धनंजय सिंह फरार हैं, धनंजय सिंह कोर्ट की नजर में फरार हैं, है ना, उनके ऊपर इनाम घोषित किया गया है। अरे सूर्य प्रकाश जी, ठीक है सूर्य प्रकाश जी, धनंजय सिंह अभी फरार घोषित किए गए, इनाम भी घोषित किया गया है और शादी में वो बिरयानी खाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ठीक है, वो सवाल समाजवादी पार्टी के लोग उठा रहे हैं कि ये चुनिंदा लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों? अध्यक्ष भी है। हाँ जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी अभी जीती है जी। एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं आपको कि समाजवादी पार्टी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि यहाँ पे नहीं उठ पाई थी, वो भी बता देना चाहता हूँ कि इनके राजकाल में जिस प्रकार से आए महीने औसतन 3 से ज्यादा दंगे होते थे प्रदेश के अंदर, वो खत्म हो गए हैं। साथ ही साथ हर थाने में मुस्लिम 3 कांस्टेबल्स रखना। अच्छा ये बताइए सूर्य प्रकाश जी, ये तमाम बातें आप कर रहे हैं, तो लेकिन लास्ट में घूम फिर के आप लोग, ठीक है सूर्य प्रकाश जी, आज का जो मेरा मुद्दा है, आ रहा हूं कीर्ति भाई, देखिए ये तमाम बातें जो आप कर रहे हैं सूर्य प्रकाश जी, आप लोग घूम फिर के, ठीक है हाँ, देखिए विपक्ष के लोग हैं, आईना दिखाएंगे आपको, विपक्ष के लोग सवाल उठाएंगे, आईना दिखाएंगे। अब मेरा सवाल ये है सूर्य प्रकाश जी,
सूर्य प्रकाश जी, चूंकि आप पक्ष रख रहे हैं, ठीक, आप पक्ष रख रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि आप माफियाओं पे कार्रवाई कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो घूम फिर कर फिर आप लोग प्रभु श्री राम और हनुमान जी के शरण में क्यों आ जाते हैं? क्या उन्हीं के नाम पर आखिरी में चुनाव क्यों लड़ने लगते हैं आप लोग? अंजनी भाई, हाँ। भारतीय जनता पार्टी की आत्मा में राम है। अच्छा। हमारे रक्त के कण में राम है, तो हम अपने राम से कैसे दूर हो सकते हैं? हाँ। इनकी तरह थोड़े ही रंगे हुए सियार राम भक्तों पे गोली चलवाने वाले, राम जी को कल्पित बोलने वाले और राम सेतु को तोड़ने की कोशिश करने वाले आज बैठकर कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े हिंदू हैं। हम तो समझ गए, हिंदुओं हमारे अंदर डीएनए है। हाँ, मतलब आप जो है हिंदू है। नहीं, ठीक है, आप पूरा एकदम अपने कंधे पे सारे हिंदुओं का भार लेके बैठ गए, ठीक है। नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने उठा लेके, पूरा भार लेके आप अपने कंधों पे बैठ गए, ठीक है। कीर्तिवर्धन जी, अब आप देखिए, जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हाँ, वो भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहा है। हाँ। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका थी जी? हाँ, अगली बार सूर्य प्रकाश जी, तो सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका थी इसमें? हमने दावा किया और करके दिखाएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन किया, ये अच्छी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये हुआ है। अच्छा कीर्ति जी, अब देखिए, क्या आपको लगता है कि इस बार का जो चुनाव है, आप भी कह रहे हैं कि भाई विकास, बेरोजगारी, किसान, ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन अभी चूंकि चुनाव में समय बहुत कम बचा है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि प्रभु श्री राम, बजरंगबली, काशी और मथुरा, ये वो मुद्दे होंगे जिनको लेकर भी प्रमुखता से बीजेपी जाएगी? अगर बीजेपी इन मुद्दों को लेकर जाएगी तो आपके पास क्या काट रहेगा? देखिए अंजनी जी, हाँ, सूर्य प्रकाश कौशिक जी कह रहे थे चाक चौबंद इंतजाम है, हाँ, और पंचायत के चुनाव में हाँ, जिस तरीके से उन्नाव के सीडीओ ने एक पत्रकार को थप्पड़ मारा सरेया, कैमरा तोड़ दिया, उस सीडीओ के खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई? जिस तरीके से हाथरस के अंदर उस वक्त जब बेटी के साथ दुर्घटना हुई, तो एडीजे लॉ एंड ऑर्डर ने क्या कहा कि बिटिया के साथ रेप हुआ ही नहीं, और जो बात विपक्ष कर रहा था उसी आरोप को सिद्ध किया सीबीआई ने। सीबीआई की जांच में बात तय हुआ जो उस समय विपक्ष कर रहा था, कौन से चाक चौबंद कानून व्यवस्था की थी। महाभारत काल की घटना को याद दिला दिया पंचायत चुनाव में, जिस तरीके से महिला के कपड़े उतारे जा रहे थे पर्चा दाखिला के वक्त। पूरा उत्तर प्रदेश ने, पूरा देश देखा। और जहां समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता थे जो कर रहे थे, जिस प्रकार से अभी मोदी जी की रैली में कानपुर में दंगा कराने की कोशिश समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने की थी, और अभी आपके नेताजी ने उनको पार्टी से बाहर किया है। यही आपका प्रोपेगेंडा है। अभी भी आईना दिखा रहा हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर और अंजनी जी, सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी तमाम जनसभाओं में कर रहे हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, यूरिया से 5 किलो यूरिया कम करेगा, यूरिया के दाम बढ़े, ठीक है। चलिए देखिए, अमित शाह अयोध्या में पहुंचेंगे, अमित शाह अयोध्या पहुंचेंगे और प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। देखिए, ये मुद्दा तो रहेगा, ये मुद्दा रहेगा, लेकिन एक और बड़ी खबर, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। यूपी की सियासत से आज की एक और बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके बीजेपी पर हमला किया है, और थोड़ी देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन उसके पहले छापेमारी की जा रही है। पुष्पराज जैन जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, उनके घर पर, उनके दफ्तर पर छापेमारी की जा रही है। इसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट करके हमला किया गया कि सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए बीजेपी के परम सहयोगी आईटी ने समाजवादी पार्टी के एमएलसी पर आखिरकार छापा मार ही दिया। डरी हुई बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग कर रही है। ये चुनाव में अब आम बात हो गई है, जनता सब देख रही है और वोट की चोट से इसका जवाब देगी। तो अब जिस तरीके से पुष्पराज जैन के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, इसके पहले पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी की गई थी, वहां से करीब 250 करोड़ का कैश बरामद हुआ था, उस पर यूपी की सियासत गर्मा गई थी। और अब जिस तरीके से थोड़ी देर बाद ही अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, उसके ठीक पहले अलग अलग जगहों पे छापेमारी की जा रही है, जिसमें बीजेपी के जो एमएलसी हैं उनके कन्नौज वाले ठिकाने पर, उनके घर पर, उनके दफ्तर पे छापेमारी की जा रही है। और जो तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और ये जो खबर है आपको बता दें कि पुष्पराज जैन
समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, उनके आवास पर, उनके दफ्तर पर छापेमारी की जा रही है इनकम टैक्स विभाग की तरफ से। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। रेड पर समाजवादी पार्टी लाल। आईटी ने आखिरकार समाजवादी पार्टी के एमएलसी पर छापा मार दिया है। डरी बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग कर रही है और यूपी चुनाव में ये आम बात है। जनता सब देख रही है और वोट से देगी जवाब। ये समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। पिछली बार की अपार विफलता के बाद अब बीजेपी ने अपने सहयोगी इनकम टैक्स विभाग को उन्होंने बीजेपी का सहयोगी लिखा है। और अब देखिए कीर्ति जी, अभी थोड़ी देर पहले आपके मुखिया की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, लेकिन अब छापेमारी की जा रही है। हालांकि अलग अलग जगहों पर 50 जगहों पर अलग अलग लोगों पे छापेमारी की जा रही है। अब सूर्य प्रकाश जी, अब आप देखिए, अभी तक जो है इत्र की खुशबू की बात हो रही थी। अभी तक सिर्फ जो है जो इत्र के कारोबारी थे उनके ऊपर छापेमारी की जा रही थी। अब एमएलसी हैं पुष्पराज जैन, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि आप बीजेपी का पक्ष खुल के रख रहे हैं। इसलिए सवाल आपसे है। देखिए अंजनी जी, हर राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। हाँ। जो इस देश को अपनी मातृभूमि मानता है वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगा। इसी नाते मैं समर्थन करता हूं। और अभी जो आपका प्रश्न है मैं उसका उत्तर दे देता हूं। इस छापेमारी में भी जिस प्रकार से अभी छाती पीटेंगे समाजवादी पार्टी के लोग कि देखिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमला कर दिया और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, यही सेम वक्तव्य, यही बयान जब पीयूष जैन के और जो अग्रवाल हैं उनके घर पे छापेमारी हुई थी उससे पहले भी इन्होंने दिया। और ये वही पीयूष जैन थे जिन्होंने समाजवादी इत्र जो है वो लॉन्च किया था। नहीं, पुष्पराज ने किया था जी, पुष्पराज ने किया था पूरी बात जी। पीयूष जैन की बात कर रहा हूँ। पीयूष जैन भी उसी में इन्वॉल्व थे। आपको मैं बता देता हूँ, बिजनेस पार्टनर से ये सारे के सारे। अच्छा, तो मेरे पास पूरा ऑथेंटिकेटेड है इसलिए बता रहा हूँ। तो साथ ही साथ ये भ्रष्टाचार की जो दुर्गंध है उसको छुपाने के लिए समाजवादियों ने जो ये इत्र लॉन्च किया था, अब उसकी जो सुगंध है वो चारों ओर फैली हुई है। जनता ने देखा है। हाँ। बड़े बड़े डब्बों में काले धन की गड्डियां। हाँ। और अभी आप फिर देखिएगा। हाँ। कि ये जो अभी निकलेगा फिर दोबारा से काला धन सोने की ईंटों में और चांदी की ईंटों में, वो उत्तर प्रदेश की जनता से लूटा हुआ। ठीक है, कीर्ति जी का रिएक्शन लेते हैं जी। आपने बड़ी बात बोल दी है कि पुष्पराज जैन का पीयूष जैन से संबंध था। अब कीर्ति जी जवाब दीजिए आप। देखिए अंजनी जी, पुष्पराज जैन का उनसे कोई संबंध नहीं। इस बात की सफाई तो साथ में कैसे खड़े हुए थे? जो हमारे पार्टी के एमएलसी हैं, मेरे पास तो उन्होंने तस्वीर है, बहुत रुकिए, स्पष्ट तस्वीर रूप से दिखाता कहा था। और एक बात अंजनी जी बहुत साफ है। हाँ। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कहा। हाँ। और आज से 2-3 महीना पहले कहा। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार नजर आएगी, भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कोई चुनाव हार रही है, वैसे वैसे देश के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उत्तर प्रदेश में दौरा शुरू हो जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ आईटी, सीबीआई, ईडी, ये सारे डिपार्टमेंट मिल के लड़ेंगे। जिस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव में सीएम कप्तान मिलकर के जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसी तरह ही तमाम जांच एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के साथ लगेंगी। और ये कोई पहला उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र में भी इन लोगों ने किया, बंगाल में भी किया, लेकिन जनता समझदार है, जनता करारा। तो ये बताइए, ये जो एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, 250 करोड़ कैश बरामद हो रहा है, तो ये कैश किसका था और कहां इस्तेमाल होना था? जाहिर सी बात है ये जो कैश है उसका कहीं न कहीं चुनाव से संबंध था। तो अगर छापेमारी हो रही है तो क्या बुरा है? जी मैं बता रहा, अंजनी जी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। और जिसके पास काला धन है उसका बरामदगी होनी चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? हाँ। जब नोटबंदी किया था। हाँ। तो उन्होंने कहा था कि देश से काला धन समाप्त हो जाएगा। फिर 200 करोड़ रुपया हाँ। किस संसाधन से, किस बैंक से, किस रास्ते से उनके घर गया, यह जांच का विषय है। और जो सोने की ईंट बरामद हुई, हाँ। वो विदेशों का ईंट है, सऊदी अरब का ईंट है। अब सवाल यह है कि अगर सऊदी अरब से ईंट आया सोने का 1-1 किलो का, तो वो किस तरीके से आया? हवाई मार्ग से आया,
जल मार्ग से आया, कैसे आया? इसका मतलब कहीं कहीं केंद्रीय एजेंसियां, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह फेलियर है और काला धन लोग इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, सूर्य प्रकाश जी क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? एक मिनट आ रहा हूं। कीर्ति जी, लेकिन इसमें इनका गैंग है। नहीं तो इसमें आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? गैंग है। अरे इस तस्वीर के माध्यम से आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? वो तस्वीर मैं भी दिखा रहा हूँ। अरे आप फोटो दिखा रहे हैं ना, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। इसमें आप क्या साबित करना चाहते हैं? हमारे अरे इसमें पीयूष जैन कहाँ है? अरे सत्यप्रकाश जी, क्या इसमें पीयूष जैन है? समाजवादी पार्टी के सर समाजवादी पार्टी एक चीज क्लियर कर दीजिए। पूरे भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। सूर्य प्रकाश जी, क्या इसमें जो आप फोटो दिखा रहे हैं इसमें क्या पीयूष जैन है? आप क्यों दिखा रहे हैं तस्वीर को? पुष्पराज जैन है। तो पुष्पराज जैन तो है ही, वो एमएलसी है। तो पुष्पराज जैन तो है ही वो। पीयूष जैन से क्या संबंध उनका? क्या पार्टनर है भाई? अरे जो पार्टनर है पीयूष जैन। अच्छा ये बताइए, अभी जांच चल रही है, अभी पूछताछ चल रही है, रिपोर्ट आपके पास आ गई? कैसे रिपोर्ट आपके पास आ गई? अभी तो जांच चल रही है ना, अभी एजेंसियां जांच कर रही हैं, अभी पूछताछ की जा रही है। बच्चा जानता है। कैसे बच्चा जान गया? बच्चा जानता है कि पुष्पराज ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक है, ये ईमानदारी से विश्लेषण नहीं कर पा रहे। नहीं, मैं उनको उसी हिसाब से पूछ रहा हूँ। नहीं कीर्ति जी, मैं उनको उसी हिसाब से पूछ भी रहा हूँ। मैं उनको उसी से पूछ रहा हूं कि आपके पास ये जानकारी कहां से आई, जब सारी एजेंसियां अभी जांच कर रही हैं, इसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया। पता है पीयूष जैन कौन है, पुष्पराज जैन कौन है, और ये लोग क्या करते हैं, और यही कारण है कि आज ये लोग भागे फिर रहे हैं। और बहुत जल्दी आपको फिर से 1 करोड़ रुपए के जखीरे का दिखेगा फोटोज, क्योंकि ये समाजवादियों का जो भ्रष्टाचार है वो बचेगा। बड़ी अंदर खुफिया जानकारी आप रखते हैं। ठीक है, संजीव जी आपके पास आए। ये खुफिया जानकारी नहीं है, सत्ता को खुश कर रहे हैं। अच्छा, राजनीतिक विश्लेषक। ठीक है, संजीव जी आपके पास आएंगे। संजीव जी आपके पास आएंगे। क्या लगता है? ठीक है, नहीं ठीक है, देखिए सबको लगता है, देखिए यही तो बात है, सबको लगता है कि जो वो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। ठीक है, सूर्य जी संजीव जी को लेते हैं चर्चा में, संजीव जी को भी चर्चा में शामिल करते हैं। संजीव जी देखिए, क्या लगता है जो इत्र की जो खुशबू है, अब इसको हम दुर्गंध कहेंगे, क्या इसका असर 2022 विधानसभा चुनाव में होगा? क्योंकि थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव जी एक पीसी करने वाले थे, उसके ठीक पहले उनके एमएलसी पे छापेमारी शुरू हो चुकी है। देखिए जननी, राज्य की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि वो बात समझ नहीं रही है कि चल क्या रहा है। देश के इतिहास में सबसे ज्यादा अपने ऊपर मुकदमे लदे हुए मुख्यमंत्री ने यदि वापस लिए तो वो आदरणीय योगी नाथ जी। देश के गृह मंत्री के कार्यक्रम के ठीक 3 घंटे पहले अपहरण हो जाता है और वो वास्तु शासन के गीत गाते हैं। जो 300 करोड़ रुपए की बात लगातार हो रही है, आप हमें ये बताइए कि नोटबंदी के बाद काले धन आप खत्म कर देने वाले थे, जीएसटी लगा के आपने जो टैक्स की चोरी थी वो खत्म कर देने वाले थे आप। तो 5 साल से राज्य में और 7 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, फेल्योर कौन? विपक्ष से इसका सवाल पूछे, विपक्ष से पूछे। इस सवाल का जवाब छापेमारी की जा रही है ना जी, तो इसलिए तो छापेमारी की जा रही है ना, इसीलिए तो छापेमारी की जा रही है। अंजनी, ये फेल्योर सत्ता पे बैठे लोगों का। अरे पीयूष जैन के घर से 200 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी के झूठे बिल मिले हैं, ईबे और जीएसटी के जो नकली बिल मिली है, ये अपने आप में बताता है कि प्रदेश की सरकार कितनी चाक चौबंद है, केंद्र की सरकार कितनी चाक चौबंद है, ये सब देख रहे हैं। ठीक है कीर्ति जी देखिए, कीर्ति जी ये कहा जा रहा है, कीर्ति जी ये कहा जा रहा है कि पुष्पराज जैन और पीयूष जैन के संबंध हैं, पुष्पराज जैन और पीयूष जैन के संबंध हैं। चूंकि अब वो पकड़ा गया तो बलि का बकरा बन गया है। आप लोग उससे पीछा छुड़ा रहे हैं, ये कहना है बीजेपी का। और यहाँ बैठे हैं सूर्य प्रकाश जी का भी। बिल्कुल उसके बिजनेस पार्टनर है वो। अरे भाई अब तो बोलने दीजिए, मैंने आपका सवाल पूछ लिया ना जी। बोलिए कीर्ति जी। मैं कह रहा हूं लगातार जब छापा पड़ा था पीयूष जैन जी के यहाँ, उसी दिन हमारे नेता जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी है, जिन्होंने समाजवादी इत्र भी लॉन्च किया, उन्होंने इस बात को अखबारों में चैनलों पे कहा कि मैंने लॉन्च किया है, लेकिन मेरा पीयूष जैन से कोई रिश्ता नहीं है और हमारे किसी ठिकाने पे कोई छापेमारी नहीं। अरे बनके कहां से आया था? अरे पीयूष जैन की फैक्ट्री में तो बना है। सवाल यहाँ बैठकर झूठ बोल रहे हो। जवाब तो पीयूष जैन की
जवाब तो सुनिए, इतनी पीड़ा आपको क्यों है? जिसको लॉन्च किया है आपको इतनी पीड़ा क्यों है? सच नहीं, सवाल तो यही है। देखिए कीर्ति जी सवाल ये भी है, ये जो छापेमारी हो रही है, ये जो छापेमारी हो रही है उसमें समाजवादी पार्टी के लोग सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। आप लोगों, यही सवाल आपसे भी कि अगर छापेमारी हो रही है तो सबसे ज्यादा पीड़ा समाजवादी पार्टी को क्यों हो रही है? अंजनी जी, मैं तो लगातार बता रहा हूं, हाँ, एक साजिश के तहत जो पीड़ा का सवाल नहीं है। हाँ। आप अंजनी जी, जब पीयूष जैन का छापा पड़ा था तो चैनलों पे क्या खबर चल रही थी? क्या चला कि अखिलेश यादव के करीबी क्या छापा पड़ गया? क्या सबूत था? और जैसे रिश्ता वास्ता से निकल गया, गायब हो गई खबर। किसी ने नहीं चलाया उसका रिश्ता भारतीय जनता पार्टी अंजनी जी का। सिर्फ 30 सेकंड खंडन कर दिया, अंजनी जी सिर्फ 30 खंडन सेकंड किया है, कल ही खंडन किया गया है, कल ही आईटी विभाग की तरफ से खंडन किया गया। दूसरी बात, जब पम्मी जैन जी ने लगातार इस बात को कहा कि हमारा पीयूष जैन से कोई रिश्ता नहीं, जब ये तो जांच का विषय है ना। अब जब मामला फंस गया, बीजेपी वाले कह रहे भाई ये किसका है, आप कह रहे हैं किसका है, आखिर ये आया कहां से? किसी न किसी का संबंध है। अंजलि जी उससे पूछकर जैन की कोई फैक्ट्री है? अंजलि जी, समाजवादी इंद्र बना कहा था कि जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अखिलेश भैया के दल से निकला था क्या? हो जाएगा, जो वो टोटियां चुरा के लाए थे, उन जादुई टोटियों से निकला था क्या? वो सबसे ज्यादा जांच का विषय यह है कि विदेशों का। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सभा को संबोधित कर रहे हैं, सीधे चलते हैं वहां पे आपको। 5वें दिन वे लोग नेगेटिव भी हो जा रहे हैं, तो यह कुछ चीज़ें इसमें देखने को मिल रहा है जो सेकेंड वेव की तुलना में अगर हम करेंगे तो उस प्रकार की कोई भी खतरनाक स्थिति नहीं है। प्रदेश सरकार इसके लिए पूरी तरह सतर्क है। भारत सरकार के साथ संपर्क करते हुए, संवाद बनाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में बेहतरीन कोविड प्रबंधन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। सभी हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स और केंद्र और प्रदेश सरकार की पूरी मशीनरी इसके लिए लगी हुई है। हमारी 72,000 निगरानी समितियां भी एक्टिव हो चुकी हैं। हर एक निगरानी समिति को मेडिसिन किट उपलब्ध कराए जा चुके हैं। फिर से डोर टू डोर सर्वे करने के लिए जहां कहीं भी कोई संदिग्ध पेशेंट दिखेगा तो उन्हें तत्काल उनका टेस्ट करने के लिए आरआरटी रैपिड रिस्पांस टीम तैयार है। और हम लोग व्यक्ति के लक्षण के अनुरूप टेस्ट कराने के बाद होम आइसोलेशन में रखा जाए या हॉस्पिटल में रखा जाए, इसकी भी पूरी तैयारी हम लोग प्रदेश के अंदर कर चुके हैं। मेरी यही अपील होगी प्रदेशवासियों से कि हम कोरोना से सेकेंड वेव की तरह घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सतर्कता और सावधानी जरूर रखें। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के इस मंत्र का पालन करें। जिन्होंने वैक्सीन ले ली है, 1 डोज ली है, वो दूसरा डोज भी ले लें। जिन्होंने वैक्सीन अभी तक नहीं ली है, वे अपना वैक्सीन का डोज जरूर ले लें। ये फ्री वैक्सीन है, सबके लिए वैक्सीन है और इसका हम कोविड प्रोटोकॉल जो भारत सरकार ने तय किया है इसका पालन करेंगे तो कोरोना कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि अब वायरस धीरे धीरे कमज़ोर हो चुका है, कमजोरी की ओर जा रहा है, लेकिन फिर भी सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। और उसी सतर्कता और सावधानी की दृष्टि से आज मैं स्वयं ही इस संस्थान के इस डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया हूँ। यहाँ हर प्रकार से पूरी टीम तैयार है और हर प्रकार की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध करवाने के लिए किसी भी कोविड संक्रमित व्यक्ति को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह तैयार है। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई हम हालात से निपटने के लिए तैयार है, सारी तैयारियां हमारी है। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग अमित शाह और पुष्पराज जैन पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि अब बजरंगबली का आशीर्वाद और इत्र की खुशबू 2022 विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से सुनाई देगी। और तमाम जो हमारे साथ मेहमान थे, कीर्ति निधि, संजीव कौशिक और सूर्य प्रकाश जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।